बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो पाकिस्तान का मंजरनामा है वो हर चंद घंटे के बाद एक मुकम्मल और एक अलग तस्वीर जो है वो लोगों के सामने, अवाम के सामने, पाकिस्तानियों के सामने लेकर आ रहा है। पाकिस्तान के सियासत के जितने भी मामलात थे वो सियासी लोग उसका हल कम मगर कानूनी और अदालती लिहाज से अगर बात करें तो उसकी मिसालें हमारे सामने रोजाना कई आती हैं। पाकिस्तान की सियासत और कानून तो एक जगह यकजा हो गया है, मगर जब से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई है चंद घंटों के अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मंजरनामे पर आना शुरू हो गई हैं। जैसे हमारे मुल्क के वजीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ही इंकशाफात कर रहे हैं कि फैज हमीद ने क्या किया, दौरान ड्यूटी क्या किया, उसके बाद क्या करते रहे, किस बड़े लीडर से उन्होंने मुलाकात की, किस सिलसिले में यह मुलाकात हुई, और कई ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। इन तमाम चीजों से हट के पाकिस्तान की इकॉनमी जिसके ऊपर भरपूर तवज्जो होनी चाहिए, हमारी बदकिस्मती या अलमिया ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज हो रही है। ये तमाम एजेंडा है जो आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हमारा साथ देने के लिए सीनियर तज्जियाकार ज़रार खोड़ो साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, एक सवाल आपके लिए। दिफा साहब जो है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो इनकशाफात अब किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनकशाफात कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि खबर तो आपकी थी और ये सच निकल आई। जी, वो मैंने कल प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जनरल फैज साहब अभी फैशनेबल बन गया ना पाकिस्तान में, जो ही कोई जर्नल जाता है तो तमाम लोग उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। तो अभी तमाम लोगों के बयान, तमाम पार्टीज़ के तमाम लीडर के आ रहे हैं, उनके खिलाफ आ रहे हैं कि जी वो विलन, सबसे बड़े चीफ विलन वो हैं। मगर हकीकत ये है कि हमारे ISI के जो चीफ्स रहे हुए हैं उनकी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही हुई है, मगर इनसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मेरा नहीं ख्याल है कोई था। और अपने ज़माने में इनकी जो तूती बोलता था और ताकत थी, दहशत की अलामत थी कि अब जो केस बना है टॉप सिटी का, ये जो हमने जब स्टोरी ब्रेक की थी उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उस वक्त हुकूमत की तरफ से चौधरी निसार ने ज़रूर एक्सप्लेनेशन रेंजर के चीफ की, पंजाब के रेंजर DG की कॉल की थी कि बताएं जनाब ये इस्लामाबाद में और पिंडी में, ये मुझे भी नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता, रेंजर्स कैसे आ गई, कैसे छापा मार दिया। मगर गवर्नमेंट की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से उस वक्त आवाज़ नहीं आई थी। तो कल मैंने ये बताया था कि अभी तो वो उनके खिलाफ बेताशा बयानात आ रहे हैं, मगर इनके ताने बाने जनरल फैज़ के साथ रहे और आखिरी वक्त तक। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद इंकशाफ पहले किया कि जी वो जनरल एजाज के यहाँ उनके बाजवा साहब के ससुर के घर पे मुलाकात हुई थी, और उस वक्त 2019 में, वे बैक 2018 में गवर्नमेंट आई थी, वे बैक 2019 वो कहते हैं कि जी इन्होंने हमें ऑफर की थी कि जून में आप पंजाब की हुकूमत ले रहे हैं, दिसंबर में वफाक की हुकूमत ले सकते हैं। आखिरी वक्त में कल मैंने ये खबर दी थी कि बिल्कुल लास्ट आखिरी दिनों में बाजवा साहब की जब चांस नहीं रहा था तो जनरल फैज़ की कोशिश की गई थी और एमिसरी भिजवाया गया था लंदन में मियाँ साहब के पास। और मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूं कि वो मियाँ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, जेलम से ताल्लुक़ है, मागला रोड पे उनका घर है, उनके थ्रू भिजवाया गया। अच्छा। तो वहाँ से कि जी हम भी, हमारे पे भी गौर करें, हम भी बड़े खिदमत गुजार होंगे। तो मियाँ साहब का था कि जी ये गारंटियाँ तो जनरल बाजवा की भी बड़ी दी गई थी, मगर कोई हालात बाद में अच्छे नहीं रहे, तो आपकी अब गारंटियों का क्या फ़ायदा। टू लिटिल टू लेट वाली बात करके उन्होंने बड़े प्यार से इनकार कर दिया था। मगर बहरहाल हमारे साथ मेरा ख्याल ज़रार खोड़ो साहब हैं, बहुत शुक्रिया ज़रार आपके टाइम देने का। मैं सीधा ही आ जाता हूँ कि ये जो जनरल फैज़ वाला एक वाक़या है बड़ा इम्पॉर्टेंट तो है कि रेड लाइंस क्रॉस करने का क्या नतीजा हो सकता है। मगर इसको एक नई जो उसके अंदर ट्विस्ट है कि प्रेस रिलीज के अंदर भी ये था कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे वाकयात आश्कार हुए हैं जिनसे उनके ऊपर जो है चार्जशीट की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कल अपने इंटरव्यू में ये 9 मई से उसको लिंक किया है कि जनाब इस बात का हो सकता है, इम्कान है, और ऑलमोस्ट हिंट कराया है कि उससे रिलेटेड भी उनकी इन्वॉल्वमेंट 9 मई से साबित करके, यानी कि PTI के साथ उनकी लिंकेज की इम्कान हो सकता है। क्या कहेंगे आप?
देखिए ख्वाजा आसिफ बेहतर जानते होंगे, लेकिन अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बकौल शहजाद रॉय शरीफ वो है जिसको अभी तक मौका नहीं मिला। जैसे अभी आप बयान कर रहे थे ना कि सबने चांस लिया है हर एक बंदे के साथ अपनी सेटिंग कराने की, ये पाकिस्तान की तारीख है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी जो पिछले दहाइयों में चीजें बसा पर्दा होती थी वो अब काफी खुलकर सामने होती हैं, हमारी हमें नजर आ जाती हैं चीजें। देखिए बिल्कुल मुमकिन है, और बज़ाहिर अब देखिए ISPR के जो प्रेस रिलीज आया है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, उसमें आराम से आप कह सकते थे कि जी ये टॉप लाइन की वजह से बिल्कुल करप्शन को नहीं टॉलरेट कर सकते, इस तरह की चीजों को इंस्टीट्यूशन के अंदर। लेकिन एक्सप्लिसिट मेंशन किया गया है ना पोस्ट रिटायरमेंट हरकतें, और पोस्ट रिटायरमेंट हरकतें और क्या हो सकती हैं। तो लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि ये अभी एक एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है। कोई भी स्पाई चीफ हो रहा, जैसे आपने कहा, बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री होती है, बहुत चीजें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, और उसके पीछे जो 90% चीजें हो रही होती हैं उनके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता है। अगर इल्म होता है तो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फैज साहब थे हैं, इनको एक बहुत बड़ा शौक चढ़ गया था फ्रंट पे आने का ना, कैमरों पे आने का, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। और मेरा ख्याल है कि ये महंगा पड़ा है इन्हें। एक और चीज जो यहाँ पर वाज़ेह है मेरा ख्याल है कि एक ये मैसेज दिया गया है कि जी अगर हम अपने बंदे पर इस तरह हाथ डाल सकते हैं, एक ऐसा शख्स who was the former DG ISI, मतलब कोई छोटे ओहदे की बात नहीं हो रही यहाँ पे यार, तो आप कौन है? तो मेरा ख्याल है मैसेज इज लाउड एंड क्लियर आमिर साहब। मैं ज़रा एक पॉलिटिकल सिचुएशन ओवरऑल एक लार्जर पिक्चर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि दो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट की एक उसे ह्यूब्रिस कह लें, कॉन्फिडेंस कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़े। वो बरमला ओपनली ये कह भी रहे हैं कि हम अमल दरामद वो जो 985 का फैसला उस पर नहीं करेंगे, और साथ में कानून साजी भी कर रहे हैं, और वो पूरे टकराव के लिए तैयार हैं। बाकी मार धाड़ की भी वो सिलसिला जारी है, उस तरह ही लोग पकड़े जा रहे हैं, उस तरह ही केसेस बन रहे हैं, उस तरह ही सख्तियां भी जा रही हैं, मीडिया के ऊपर भी कोई ना कोई कदकने प्लान करते रहते हैं। ये तो है गवर्नमेंट। मगर ऑन दी अदर हैंड देखें तो अभी लेटेस्ट आज की जो खबर है कि अपोजिशन की अलायंस जो है उनकी आज एक मीटिंग हुई, अभी उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकला, इनिशियल मीटिंग थी, पर उसके अंदर पहले महमूद खान अचरजई, PTI और JUI मौलाना फजलुर रहमान वगैरह थे। जमात इस्लामी ने कहा है मैं अलायंस का क्या वो हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन के साथ हैं। थोड़ा सा जो है वो ग्रो की है, अपोजिशन अलायंस भी है। फिर उनके जलसे जुलूसों की एक ऐलान भी हो रहे हैं, और सड़कों पे भी बिजली की वजह से, महंगाई के वजह से हालात ठीक नहीं है। फिर सिक्योरिटी की बलूचिस्तान से ख़ास तौर और KP में भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो ये दो मुतज़ाद ट्रेंड है, एक तरफ गवर्नमेंट की एग्रेसिव वो है, दूसरी तरफ वो भी पीछे नहीं हटने जा रहे। तो ये क्या, वेयर डू यू थिंक दिस एवरीथिंग इज हेडेड? Nothing, not to a good place, आमिर भाई। अच्छा, एक करके आपने जो 3 बातें की हैं उनको मैं एक करके अगर थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें तो हुकूमत के ऊपर खुद भी तो एक प्रेशर था ना कि हुकूमत, देखिए एक तो हुकूमत है और एक है रियासत। हाँ, तो इस वक्त शायद आर्जी तौर पर वो दोनों एक पेज पर हैं। अच्छा, बेचारी जो हुकूमत है उन पर भी प्रेशर था कि यार तुम लोग क्यों कुछ नहीं करते, तुम लोग क्यों नहीं कुछ बोलते। तो फिर ये बीच में अता तारा साहब ने कहा कि जी हम PTI को बैन कर देंगे, यकीनन तो इसमें शाबाशी भी मिली होगी। फिर ये बातें हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करना। देखिए अकेले कोई भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को इस तरह डिफाई नहीं कर सकती अनलेस उनको पता हो कि यार पीछे बैकिंग है, हाँ कोई हमारी पुष्टपनाही कर रहा है। और यहाँ पर तो काफी क्लियर आपको मतलब काफी वाज़ेह है मेरे सामने, मेरे ख्याल आपके सामने भी, कि इस वक्त जो बात काम हो रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन में हो रहे हैं। अच्छा, नून लीग को भी अपनी तारीख को मैं कोई एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आप 4 साल पहले ही चले जाएं तो आप देखेंगे कि नून लीग ने भी देखा है कि यार कभी आप हमारे साथ होते हैं, कभी आप हमें
लात मार के बाहर निकाल देते हैं, तो उनको भी एक टेंशन थी ना यार कि कल का लाडला, आज का जो गद्दार है वो कल दोबारा लाडला ना बन जाए, राइट। तो ये जो आजकल एक स्टैंड ऑफ है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई बिलखसूस इमरान खान साहब के साथ, वो तो इनको सूट कर रहा है। क्योंकि ये तो ऐसे है ना कि जैसे कॉलेज में आपने देखा होगा कभी कभी आपके कुछ दोस्तों के बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ हो, तो हमेशा बात इस पर आ जाती है कि यार पहले वो सॉरी मांगेगा, वो कहते हैं नहीं मैं क्यों सॉरी मांगू, पहले तुम सॉरी मांगोगे। जब बात यहां तक फंसी होती है तो फिर थर्ड पार्टी बड़ी खुश होती है कि यार ये तो हमारी तो ईद हो गई। तो इस वक्त नून लीग उस पोजीशन में है। अब जहां तक ऑपोजिशन की अलायंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, अगर आप इलेक्शन के जो असल नताइज हैं वो देखें तो आप देख सकते हैं कि पीटीआई इज अ वेरी पॉपुलर पार्टी। आमिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, चूंकि सियासत के ऊपर बात करें, हमारी सियासत तो वैसे भी कानून से जुड़ी हुई है। इस वक्त कानूनी और अदालती मामलात पे बात करने के लिए सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हसनात, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी अच्छा किया आपने ये कह दिया। हसनात, 4 सीटों का 3 एमएनए की और फिर एक एमपीए की सीट जो है ये भी क्लियरली, तो अब वो सस्पेंस नहीं रह गया जैसे पहले बेंच देख के बता दिया जाता था कि फैसला क्या आएगा। अभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं हो गई। जी आमिर साहब, क्योंकि ये जो फैसला है कल वाला कि इलेक्शन कमीशन को रिकाउंटिंग का इख्तियार दे देना, हालांकि आइन का आर्टिकल 225 बड़ा क्लियर है कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और हम देखते हैं माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार ने को वारंटों में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जो एमएनएज़ को घर भेजा। इस दफ़ा पीटीआई के तीनों ये एमएनएज़ जो थे ये रिटर्न कैंडिडेट थे, इन्होंने हलफ ले लिया था। इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त देते हैं कि जी रिकाउंटिंग जो है वो आरओ ने नहीं की। आरओ साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी बाहर क्राउड बहुत ज़्यादा था पीटीआई का। हालांकि फैक्चुअली देखा जाए तो पंजाब में तो पीटीआई रैली भी नहीं निकाल सकी, तो जी क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो उस डर से मैं जो है वो पीटीआई वालों को मैंने विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप दोबारा रिकाउंट करें। अब रिकाउंट जो किया जाता है उसमें डबल स्टैम्प होती हैं। अब एक तरफ पीटीआई के जो कैंडिडेट जो जीते थे उस वक्त वो कहते हैं फॉर्म 45 में हम जीते हुए हैं, रिकाउंटिंग में हरवा दिया जाता है। वो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट कहता है कि जी जब ट्रिब्यूनल बन चुके थे तो मामला ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, ये रिकाउंटिंग क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट में आता है, शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट बार सदर वो वकील होते हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसला अपने पास केस लगा देते हैं और वो कह देते हैं कि जी जो रिकाउंटिंग बिल्कुल करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को। अगर गलती किसी दो नंबरी की है आरओज़ ने तो ये जो पीटीआई वाले कैंडिडेट हैं ये ट्रिब्यूनल में चले जाए। हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले वो रिटर्न कैंडिडेट थे, तो मामला जो नून लीग वाले लेके गए थे उनको इलेक्शन कमीशन ने और दूसरे जो लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि उनको ट्रिब्यूनल में भेजना चाहिए था। तो 3 नंबर बढ़ा दिए गए हैं नून लीग के, पीटीआई के कम कर दिए गए हैं। मुकाबला जो है वो सख्त है, टाइम कम है, 225 नंबर चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए और गलबन ये 3 मिला के 212। और कुछ इतलात ये हैं कि कुछ और भी रिकाउंटिंग की दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के साथ पास हैं। अब जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है, काजी फैसल साहब ने हाई कोर्ट को तो बड़ा क्वेश्चन किया कि जी आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों पे आप जो है वो रिट पे एंटरटेन करें पिटीशन 199। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उस पे सवालात हैं सीरियस किस्म के। जब इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे तो बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने इसी फैसले के अंदर सरजनिश किया हाईकोर्ट के जजों की कि एहतराम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, और इस तरह की जजमेंट्स उसके अंदर पास कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन पास कर देते हैं। तो उनका तो एहतराम करवाया जा रहा है ये 2.5-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद। जी बिल्कुल। अब हालांकि जुरिस्प्रूडेंस भी तो ये है कि अगर कोई इदारा, आईनी इदारा वो बदनीति पे कोई काम करे उस पर और उसकी जुरिडिक्शन नहीं है तो रिट भी हाई कोर्ट भी एंटरटेन कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट में भी। जस्टिस काजी फैसल ने खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो उन्होंने चैलेंज की सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जी वो कह रहे थे कि मेलाफाइड है, कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट जुरिडिक्शन है, इन बुनियादों पर। हालांकि आइन का आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले नहीं हो सकती।
यहाँ आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को कि जी आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो इलेक्शन डिस्प्यूट, हालांकि इलेक्शन डिस्प्यूट बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती। इलेक्शन डिस्प्यूट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील आएगी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है एडमिनिस्ट्रेटिवली आरओज जो है वो जुडिशियल फंक्शन नहीं अपना सरंजाम दे रहे। उनको इसी वजह से अभी रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसी वजह से कहा गया है कि ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो डायरेक्टली एमएनएज को एमपीएज को नायल करे, सारे मामला ट्रिब्यूनल में जाए। तो मकसद ये है कि नंबर पूरे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए राह हमवार जो एक तस्वर बन रहा है वो बड़ा खतरनाक है। और जो सबसे बड़ा खतरा आप कह रहे थे कि जी फैसले पार्लियामेंट खड़ी हो गई सामने सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने, और ये बड़ा चैलेंज है कि दो जजेस कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जजमेंट के हवाले से उनका तबसरा है कि अगर गैर आईनी कोई फैसला है तो उस पर अमल दरामद ना किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब इस किस्म का तबसरा करेंगे तो फिर आप इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट से क्या शिकायत करें? हालांकि आगे आने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाजे कर चुके हैं जो भी फैसला होगा उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। ज़रार मैं दोबारा हसनात ने जो ये कहा है कि तमाम ये जो केसेस हैं वो ये 2/3 अमेंडमेंट के तनाजुर में देखा जा रहा है, जिसके ज़रिए ये काविश की जा रही है कि चीफ साहब को जो है एक्सटेंशन दिलवाई जाए। एक तो चलें इसके पीछे एक सियासी गेम हो गई या नंबर्स गेम हो गई कि आया सेनेट के अंदर जो है वो 2/3 हो पाएगी नहीं हो पाएगी, यहाँ क्या ये मखसूस नशिस्तों से 2/3 करेंगे, गालिबन 224 चाहिए उसके लिए, या ये 3-3 4-4 की टुकड़ियों के अंदर करते करते खींच के रिंगते 224। मगर एक मॉरल क्वेश्चन है कि आप एक शख्स के लिए वो आप एक्सटेंशन देने के लिए, और वो इसको क्योंकि गवर्नमेंट ऑन भी करती रही है कि जी हाँ हमारी ख्वाहिश है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, आजम तारिक साहब कह चुके में हैं, और उनका एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाला एक रखा हुआ है कि पता नहीं चीफ साहब की हाँ है या ना है। मुझे याद है कि जो है जस्टिस याकूब को भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एज बढ़ाई थी, और उससे बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान की सियासत में एक टेंशन आ गई थी, तनाव आ गया था। तो इसकी जो मॉरल साइड उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि मॉरल सवाल तो बहुत पीछे रह गए हैं ना यार, और आज नहीं काफी टाइम से अभी आप देख रहे हैं किस तरह इलेक्शन को डिले किया गया, पहले फिर जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट की गई, अब ये मोरालिटी से हम बहुत आगे निकल गए हैं। ये एक सरासर सिर्फ और सिर्फ एक इक़्तिदार की खेल है, एक ताकत की खेल है, और इसमें मतलब क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस, क्वेश्चंस ऑफ फेयरनेस, क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी अब बहुत पीछे रह गए, और ये सब जानते भी हैं, हुकूमत भी ये जानती है, जिनको मेरा ख्याल है जो एक्सटेंशन के शौकीन हैं या जो एक्सटेंशन देना चाहते हैं वो भी जानते हैं, उनको परवाह भी नहीं है। हम जाहिर है इन चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि मेरा ख्याल है कि किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, आप अपने जो मुद्दत है वो पूरी करें, आप अपना काम करें, और एक बड़ी घिसी पिटी लाइन तमाम स्तरों को अपने आईनी हदूद में काम करना चाहिए। यही वो जुमले हैं जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि हम थक भी गए हैं कह के आप किसी भी अखबार का इदारिया उठा लें, यही बातें की जाती है, सुनने वाला कोई नहीं है ना आमिर भाई। और अब तो मेरा ख्याल है कि रूल्स ऑफ द गेम पर बात करना ही एक शायद हमारी ही बेवकूफ़ी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कंक्लूजन में कि हमें एक चीज का शुक्र अदा करना चाहिए, हम जो तमाम सहाफी हज़रात हैं, तमाम एंकर पर्सन हैं, कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में हैं जहां पर कभी कंटेंट की कमी नहीं हो सकती और कभी आप बोर नहीं हो सकते। अब आप सोचें एक सेकंड के लिए कि अगर हम कनाडा में सहाफत कर रहे होते तो हम कितने तंग आ गए होते कि यार यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर हर 2 घंटे के बाद हमें कोई नई खबर मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सारी नेगेटिविटी में से कोई हम पॉजिटिव चीज निकालें तो वो ये होगी। जी मैं बस इस पे एक जुमला कहना चाहूँगा कि एवन बेनेट जोन्स ने एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान के बाद उनकी हिनोई में वियतनाम में ट्रांसफ़र हो गई थी और वो पाकिस्तान को बड़ा याद करते थे कि यार वहाँ स्टोरी नहीं मिलती है। यहाँ पे मुझे डिसाइड करना मुश्किल होता था कि 10 स्टोरियों में से किससे करनी है, और जिससे बात करो सड़क पे ही हैड अ स्टोरी टू टेल। तो ये बिल्कुल ठीक है।
हसनात ये 19 अगस्त को जो है पंजाब के जो ट्राइब्यूनल्स है अब सारी घूम फिर के ये इस पे 45 की मैं समझता हूँ जो फॉर्म वाली जो इशू है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो इशू है। ये दरमियान में एक कप हेयर एंड देयर आ जाते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ एट स्टेक है उस केस के अंदर। अब 19 अगस्त को फैसला साहब ने उसकी जो है वो समात लगा दी है। जी, क्योंकि इस वक्त पंजाब में ट्रिब्यूनल डिसफंक्शनल है और अब देखना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी एक तो रिटायर्ड जजेस को हम ट्रिब्यूनल में जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8 नाम दिए थे इलेक्शन कमीशन को, 4 पे एतराज़ था। एतराज़ की वजह नहीं थी कि क्या एतराज़ है, और फिर कहा गया कि हमें पैनल दिया जाए। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात हुई, जो मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी कहा कि जो नाम भेजे गए वही नाम रहेंगे। अब जो कंट्रोवर्सी है कि वो है कंसल्टेशन की, कि इलेक्शन कमीशन क्या जो अपॉइंट करेगा ट्रिब्यूनल, उसमें सिर्फ खाली जो वो पूछना है चीफ जस्टिस से या चीफ जस्टिस जो है वो जो हाई कोर्ट मीनिंगफुल होगी, वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है या नहीं, या किसकी सुनी जाएगी, इलेक्शन कमीशन की या चीफ जस्टिस की? बिल्कुल ये है कि जी अब इसमें अपर हैंड, क्योंकि एक बात ये भी हो रही है कि जो केसेस तकसीम बाइफरकेट करने हैं मुख्तलिफ डिवीजन में, अब चीफ जस्टिस एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि चीफ जस्टिस करेगा कि कौन सा जज किस डिवीजन के केसेस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने ये करना है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसमें जो पहले 2 जज किए गए, क्योंकि उस वक्त तो पूरे पंजाब में बड़ी हैरानगी की बात है कि अमीर भट्टी साहब ने 2 जज दिए ट्रिब्यूनल के लिए। अब जो मलिक शहजाद साहब ने 8 दिए हैं, ये अगर ये 8 ही काम करेंगे तो फिर निज़ाम के लिए ख़तरा तो होगा, क्योंकि ये हाईली इंडिपेंडेंट जजेस हैं और फॉर्म 45 और 47 पे जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। तो अब सारा मसला तो यही है कि लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फैसा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू एंडोर्स कर देते हैं और लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट सस्पेंड कर देते हैं, तो फिर तो मौजूदा हुकूमत के लिए ठीक होगा और निज़ाम इसी तरह ही चलता रहेगा। हसनात, आपसे ही मैं इसका कंक्लूजन करवा लेता हूँ कि जिस तरह मैंने कि वो हंस पड़े और ज़रा सही कह रहे थे कि अखलाकियात वाले मामला तो दूर हो चुके हैं। यहाँ वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, डैगर्स आर आउट एंड वो जो ग्लव्स आर ऑफ, यहाँ दस्ताने उतर चुके हुए हैं और ये चाकूचुरी का खेल शुरू हो गया है। मगर अब ये छुपाया जा रहा, घूम फिर के खुल के जो है ना, ये सारी बात 2/3 अमेंडमेंट ला के चीफ साहब को दवाम देने वाली इशू ही आ गया है, ऐसा ही है जी। लेकिन एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस काजी फैसल से जब भी पूछा गया, बल्कि उन्होंने कन्वे किया कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। हाँ, ये है कि अब हर जज को अगर 3-3 साल मिलते हैं तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो वो होंगे, क्या वो उस पर भी इनकार करेंगे और 25 अक्टूबर रिटायर होंगे? लेकिन जो इकदाम किए जा रहे हैं, चाहे रिव्यू जल्दी लगाना, उनकी ये जो आ रही हैं वो आप जैसे हमारे कुलीग्स उनके जरिए इनडायरेक्टली आ रहा है, बड़ा आसान काम है। एक किसी जगह भी वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, या जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए तो ये बहस खत्म हो सकती है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। जी बिल्कुल यही हो रहा है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि रिव्यू जल्दी लगे, नून लीग ने 4 दिन बाद दरख्वास्त दी 12 जुलाई के फैसले पे, 18 तारीख कमेटी के सामने आ जाती है। कमेटी का ये 2 जजेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी पहले हमें जो वो डिटेल जजमेंट आने देने दें, समर वेकेशन ख़त्म हो, रिव्यू इतना जल्दी, हालांकि 30 दिन होते हैं, आखिरी दिन रिव्यू फाइल होता है। इस दफ़ा जल्दी हो, इलेक्शन कमीशन ने भी किया, इन्होंने। तो ये कंट्रोवर्सी, जैसे आपने कहा कि नोटिफिकेशन होगा उससे हल होगी, या चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब खुद कोई ऐसा पब्लिकली कह देते हैं कि जी मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या रिव्यू डिसाइड होता है फाइनल। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अनसर्टेनिटी है और हुकूमत जो है अब क्या, ये भी लग रहा है कि डबल माइंडेड है हुकूमत के में एक तबका, वो भी ये भी देख रहा है कि हम इतना ज़्यादा आगे ना जाएं, और अगर ये जजेस 8 और इनका जजमेंट प्रिवेल कर जाता है तो फिर हमारे लिए ज़रा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये है कि हम अगले चीफ जस्टिस से बात करें, लेकिन बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि अगले जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह,
वो कोई कमिटमेंट भी के लिए भी नहीं है राजी कि कोई ऐसा कमिटमेंट दे दे, उनका नोटिफिकेशन फौरी हो जाए। उनको भी अंदाज़ा है कि कमिटमेंट दे के अगर ओहदा लेना है तो फिर उनके सामने, जैसे मैंने बताया, साकिब निसार साहब का मॉडल भी है और चीफ जस्टिस साहब का भी है, तो वो उनके सामने है। तो देखते हैं ये अब गारंटियों से काम चलेगा कि बगैर गारंटियों के क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे, ज़रार खोड़ू साहब मौजूद थे, उनके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ माहिर मईशत हारून शरीफ साहब मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी हारून, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मैं क्विकली आ जाता हूँ। एक तरफ तो आप दाएं बाएं अपने इर्द गिर्द देखेंगे मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो बड़े मुश्किल हालात नज़र आते हैं, मगर गवर्नमेंट का एक कॉन्फिडेंस देखें तो वो इतने उससे कि एज इफ कोई हंकी डोरी सब कुछ ही अच्छा जा रहा है। और उसी सांस में फिर हमें ये भी बता दिया जाता है कि आज फॉर एग्जांपल राशिद लंगड़ियाल साहब, मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद कोई अच्छे पावर के अंदर धांसू आदमी आया था जो खुल के बात करता था। पता नहीं उनको वहाँ से जान छुड़ाने के लिए FBI में भेजा है, वहाँ भी उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया है कि जनाब आपने 40 अरब रुपए का जो टारगेट रखा हुआ है, ये पिछले साल 4 अरब इकट्ठे हुए थे बिजनेसमैन से निकलवाने के, ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है ये, और बाकी टारगेट भी इतने आसान नहीं है। क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी इदारे में जो आदमी को आप लगाते हैं सोच समझ के लगाएं, उनको सपोर्ट करें और उनको वक्त दें। ये जो हम साथ ही डिमांड शुरू कर देते हैं कि आप ओवरनाइट रिजल्ट्स दें, उससे आपने देखा कि पिछला चेयरमैन इवेंचुअली उसने लीव प्रायर टू रिटायरमेंट ले ली। ये जो टारगेट्स हमने सेट किए हुए आमिर साहब, इसकी कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं होती। देखिए ना, टारगेट के आप कैसे सेट करते हैं? आप करते हैं कि अगर वेल्थ क्रिएट होगी तो टैक्स बढ़ेगा। अगर हम अपने टैक्स नेट की बेसलाइन एक जगह है, उसको एक्स से वाई पे लेकर जाएंगे, फिर आपका टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये जो टारगेट्स हमने सेट किए होते हैं एक हिस्टोरिकल ट्रेंड पे, जी पिछले साल इतना आया था, इन्फ्लेशन ऐड की और आगे कर लिया, फिर उसमें बहुत जल्दी एडजस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जितने मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं होती कि ये जो टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है इसका रिटर्न क्या आएगा इकोनॉमिक टर्म्स में। तो इसलिए हमारे टारगेट्स रिवाइज होते रहते हैं और उसके ऊपर लोग फिर बिलीव नहीं करते। यहां ये IMF पे फंस गए हुए हैं, तो जब IMF पुश करता है टारगेट्स नहीं मीट करते, फिर हम मजीद रिप्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाते हैं जस्ट टू गेट द नंबर्स राइट। घूम फिर के दोबारा मैं इसलिए बिजली के उस पर आ जाता हूँ, एनर्जी के ऊपर, कि पाकिस्तान का अगर क्विकली नज़र आता है कि अगर ये मसला हल हो जाए और ये कोई 1/3 या कोई जो है आधी कीमत पे बिजली आ जाए तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, आम आदमी के लिए तो अच्छा है ही। मगर वहाँ पे गवर्नमेंट एक अजीब डिनाइल में, आज प्राइम मिनिस्टर को मैं सुन रहा था, वो दो चीज़ें, एक तो उन्होंने जो तमाम दुनिया कह रही है कि इसका ऑडिट करवा लें, पता तो कर लें, तफ्तीश करवा लें, तो उसके बाद फैसला करेंगे, उसका कोई गवर्नमेंट जिक्र नहीं करती, उस तरफ जा भी नहीं रही। दूसरा, वो आज फिर क्रेडिट ले रहे थे कि देखिए हमने कितने आला प्लांट लगाए थे मियां नवाज शरीफ साहब की निगरानी के अंदर और कमाल कर दिया, आधे पैसे के अंदर जो है ना हमने ये प्लांट लगा दिए, बड़ी एफिशिएंसी है। सारी दुनिया रो रही है कि इन जो प्लांट्स की वजह से ही हम फंसे हुए हैं और पूरा मुल्क एक डेट क्राइसिस में भी है और एनर्जी क्राइसिस में भी है। तो क्या कहेंगे इस एटीट्यूड का? देखिए, हमें वाइडर पिक्चर अगर लें तो पाकिस्तान इस वक्त एक कंपेटिटिवनेस के क्राइसिस में है। हम दुनिया से compete इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जाने का एक गहरा ताल्लुक पावर सेक्टर से है। ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। अब इस फॉल्ट लाइन को आप डिनाइल में रहें या आप इसके ऊपर विंडो ड्रेसिंग करें, ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आपकी बिजली बनाने की कॉस्ट दुगनी से ज्यादा है अपने कंपेटिटर से। ठीक है ना जी? तो देखिए, एविडेंस पे जाना चाहिए, बातों पे नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप इसकी कॉस्ट को नीचे लाएंगे या आप इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदलेंगे जो कि ज्यादा पावर पे डिपेंडेंट ना हो। लोगों ने दोनों तरह की स्ट्रेटजीज की हैं।
लेकिन इवेंचुअली तो आपको ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं, ट्रांसमिशन का, कलेक्शन का, जनरेशन का, इनको एट पार लाने के लिए एक मैसिव ट्रांजिशन की जरूरत है। अब उस ट्रांजिशन के अंदर हमने गालिबन एक SAPM को दोबारा ले आए हैं कि आप इसके अंदर आएंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि एक आदमी को लगाएं, उसको डेलीगेट करें और उन पर एतबार करें। जब आप 2-3 लोगों से पैरेलल सेकंड गेसिंग करा रहे होते हैं तो फिर मार्केट्स आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जो है ना उनका गिरना शुरू हो जाता है। ये टास्क फोर्स आपने देखा है कि माजी रहा है, जब चीज़ें ना करनी हो, टालनी हो तो टास्क फोर्सेस बना देती हैं, कमेटी रिपोर्ट बनाती है। यहाँ एनर्जी में तो ये इशू है कि एक मोहम्मद अली साहब, बड़ी अच्छी बात है कि वो यहाँ पे आए, अच्छे आदमी होंगे, मगर उनकी एक रिपोर्ट आ चुकी भी है, जो आप बताते हैं उसके अंदर कमियाँ रह गई हैं, उसको पूरी करवा के इम्प्लीमेंट करने की बात है कि दोबारा एक ट्रक की बत्ती लगा के, और उसके अंदर कैपेसिटी वाला 3 इशूज़ है ना, एक कैपेसिटी का इशू है, एक टैक्सेस का इशू है, और तीसरा डिस्कोस का, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं आज प्राइम मिनिस्टर, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस था, टैक्सेस को कम करने का या कैपेसिटी चार्जेस वाले की तरफ नहीं आ रहे। और वो आपको, हमें पता है कि जो डिस्कोस का भी है प्राइवेटाइजेशन, वो भी लॉन्ग टर्म है, 1 साल लग जाना है उसके लिए कम से कम। देखिए, 1 साल तो बहुत कम अरसा है अगर ये कर जाए। हमारी जो हिस्ट्री है प्राइवेटाइजेशन करने की, वो तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। देखिए ना, अभी भी बल्कि आज मुझे बताया गया कि फिर से लिस्ट से आपने स्टील मिल को दोबारा निकाल दिया। तो ये जो हम गेम्स खेलते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर लोगों ने किताब पढ़ी भी है, आपने भी देखी होगी, व्हाई नेशंस फेल। नेशंस, उस किताब के अंदर उन्होंने तकरीबन 66,000 एग्जाम्पल्स को स्टडी किया है। वो फेल इसलिए होती हैं कि पॉलिटिकल जो हमारी एलीट है वो फैसला पॉलिसी का करके इदारों को और लोगों को डेलीगेट नहीं करती। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और वो न्यूट्रल होने चाहिए। ये वजारतों से और टास्क फोर्सेस के साथ अमल नहीं होता है। हाँ, आपने एक दफा रिकमेंडेशन ले ली, फैसला कर दिया, हैंड ओवर करें और उनको फिर आप उसके आउटकम पे करें। जो हम मुसलसल परपेचुअली फेल हो रहे हैं वो इसलिए है कि हम सेकंड गेस किए जाते हैं और लोगों को पॉपुलिस्ट दिखाने के लिए नई से नई रिपोर्टें और चीजें बोलते रहते हैं। चीजें हुई हैं। अब आप डेलीगेट, अगर मोहम्मद अली साहब काबिल हैं, उनको आप लगाएं वहां पर इसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर या डिस्कोस का हेड कि भाई अब तुमने 10 डिस्कोस 1 साल में हमें डीरेगुलेट करके देने, और फिर उसके पीछे खड़े हो जाएं। ये जो हम बार बार सेकंड गेस करते हैं, हम सब ये दुनिया के अंदर जहां भी ट्राई हुआ है नाकाम हुआ है। मुझे एक और किताब जो है ना आजकल दोबारा पढ़ रहा हूँ, वो कन्फेशंस ऑफ अ हिटमैन जो है ना जॉन पर्किंस की, तो ये एग्जैक्टली जो ये मोहम्मद अली की रिपोर्ट और ये FPCCI की मैं जो देख रहा था पिटीशन, वो एग्जैक्टली 1990 वो साल था जिसमें इंडिया ने, चाइना ने रिफॉर्म्स ड्रास्टिक करके अपना कोर्स करेक्शन कर लिया। 10-15 साल में रिजल्ट आ गया। हमने एग्जैक्टली 1990s में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो कि प्रोडक्टिव अपना कैपिटल उधर जाया किया, दूसरा ये प्लांट्स लगाए। तो एग्जैक्टली हमारे और उनका ये एक फर्क नहीं रहा, ये एक मैक्रो हो जाती है, मगर मेरा ये टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। जी देखिए, ये जो हमारा इस वक्त जो है ना हमारा पॉलिसी रिस्पांस कभी नहीं रहता। देखिए, अगर प्रॉब्लम हमारी पावर सेक्टर की थी, हमने उसमें जनरेशन के प्रोजेक्ट्स लगा के रिस्पांस दिया। एक पॉलिसी रिस्पांस ये भी हो सकता था कि आप डीरेगुलेट कर दीजिए और आप प्राइवेट सेक्टर को, ये जो डिस्कोस जो थे, वैसे बाय द वे ये जो IPPs की पॉलिसी आई थी पहली दफा, इसके अंदर हम जिक्र नहीं करते, इसको वर्ल्ड बैंक ने ना सिर्फ एंडोर्स किया था और उसको उन्होंने मिलके बनाया था। उन्होंने इतनी तारीफें वर्ल्ड बैंक ने और अमेरिका ने की थी कि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। और वो अभी उस पिटीशन के अंदर जिक्र है कि हमें बांग्लादेश से डबल कीमत पे वर्ल्ड बैंक ने 15% के ऊपर लोन दिया था, जबकि उस वक्त 11% के कमर्शियल अवेलेबल था। जी, आप प्रोफेसर सैक्स का आर्टिकल को गूगल कर लें जो कहता है हाउ वर्ल्ड बैंक रॉब्ड पाकिस्तान। देखिए, हमें अपने आप की खुद पॉलिसियां बनानी है
आगे चलना है, लेकिन आगे देखना चाहिए कि जो कर ली गलतियां उसको मान ले, चले पब्लिकली अनाउंस ना करें, लेकिन अब उसके ऊपर एक गेम प्लान टेबल पे रखें। देखिए ना, ये हमारे वजीर आजम बार बार कहते आ रहे हैं एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तो अब ये पावर सेक्टर का या ये जो ग्रोथ की रिपोर्ट आई है इसको टेबल पे क्यों नहीं रखते एज चार्टर ऑफ इकोनॉमी और लोगों को टेबल पे बिठाएं कि जी ये हमारे पास है, लेट्स डिबेट एंड फाइनलाइज एंड अग्री। ये जो हम संभाल के रखते हैं और खुद करने की कोशिश करते हैं, आपको सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की और डेलीगेट करने की जरूरत है। ये सेंट्रलाइज तरीके से मईशत जो है आगे इतने बड़े मुल्क में नहीं चला करती। लास्ट 2 मिनट्स है आमिर साहब। लास्ट 2 मिनट्स मुझे बताया जा रहा है, मगर ओवरऑल क्योंकि ये जो है ना आगे ज़रार खोड़ो अगले पिछले सेगमेंट में हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हम ये पता नहीं क्या अखलाकियात की बात कर रहे हैं। यहाँ वो जो नज़र जो इस वक्त सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में ये डिनाइबिलिटी के साथ कि जनाब ये एक डिनाइल में रहने से तो मसले नहीं हल होते, कोई होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, परपेचुअल डिनाइल है। एक तो होती है ना कि एक आध दफा की डिनाइल, हमारी इलीट एक परपेचुअल डिनाइल में है। अगर आप स्टेफन की रिपोर्ट भी देखें तो वो एक इलीट बार्गेन की बात करता है कि आप नई एक इलीट बार्गेन करें, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इलीट पॉपुलिज्म में, इलीट इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रोजेक्ट से नहीं निकल पा रही। अब ये इसको कैसे निकलेगी, हमने 3-4 तरीके देखे हैं। कहीं दुनिया में कोई शॉक लगता है जिसको हम इकोनॉमिक शॉक कहते हैं, इसके बाद इलीट ठीक होती है। कहीं पर यह होता है कि इलीट को लोगों का प्रेशर आता है, लेकिन हमें भी इलेक्टोरेट का प्रेशर भी नहीं दिख रहा। ये डोनर्स के साथ चल के या कर्जे लेके तो ये नहीं ठीक होगा। आई थिंक अगर 1-2 चीजें डेलीगेट कर दें तो लोगों को इन पे एतबार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक हैबिट है कि हर चीज हमने सेंट्रलाइज खुद करनी है। ये वाहिद मुल्क है गालिबन जिसपे हर प्रोग्राम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का टप्पा लगता है। ये काम प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का काम डायरेक्शन देना है। मैं सिर्फ होप ही कर सकता हूं, वरना ये है कि फिर बातें सिर्फ हम होप ही करें। हमारी तो सिर्फ एक इल्तिजा है कि कम से कम इस डिस्क्रेडिट का, ये जो 2 पॉलिसी के फ्लॉज थे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डॉलर्स के अंदर खर्च के रुपयों में पे बैक करना जिससे डेट ट्रैप हुआ, और पावर प्लांट्स का इसका कम से कम क्रेडिट ना ले, ये एक डिस्क्रेडिट था, कम से कम एडमिशन ही कर लेना चाहिए कि ये गलत हुआ। आप प्राइवेट सेक्टर कह रहे थे, आखिरी बात कर दूं कि इंडिया के अंदर मोदी साहब ने 80,000 किलोमीटर की सड़कें वो अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने ही रुपयों में बनाई हैं, तो वो डॉलर में नहीं जा रहा। तो यहाँ रोज वो खुद आज भी तारीफ किए जा रहे थे अपनी कि हमने कमाल कर दिया ये शबाज स्पीड की। तो बस क्या करें, बस इस पे समझ नहीं आती, हंसना चाहिए। पॉलिसी चॉइसेस हैं, या सड़कें बना लें या वही पैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगा दें, लेकिन हम पॉलिसी चॉइस नहीं कर पाते। अल्लाह करे कि फ्यूचर में हम इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देख के पॉलिसी चॉइस इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।